हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नित्य टैग पर। नित्य टैग यानी कि इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर का आज हम लोग 8वां सीरीज देखते हैं, 8वां भाग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग डीसी जनरेटर का 8वां पार्ट। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक बनता है वो क्या है, रेमेडी ऑफ कम्यूटेशन इफेक्ट। यानी कि जो कम्यूटेशन इफेक्ट, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेशन क्या होता है। तो कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन के कारण क्या होता है, जो कम्यूटेटर है उस पर स्पार्किंग उत्पन्न होने लगती है। तो उस स्पार्किंग को हम लोग किस तरह से, किस माध्यम से ख़त्म कर सकते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है रेमेडी ऑफ कम्यूटेशन इफेक्ट, मतलब इस इफेक्ट को हम लोग कैसे, किस माध्यम से हम लोग कम कर सकते हैं या तो समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कम्यूटेशन को निम्न विधियों के द्वारा कम या तो समाप्त कर सकते हैं या तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो दो विधि होता है। पहला विधि होता है ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड, दूसरा क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड। तो दोनों विधियों का अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कम्यूटेशन है उसको समाप्त कर सकते हैं या तो कम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दो विधि हम लोग देखें, एक ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड हो गया। तो जो कम्यूटेशन हो रहा है उसको हम लोग दो विधि से कम कर सकते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जनरेटर में एक एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, एक अलग से एक ईएमएफ उत्पन्न कर देते हैं। उस ईएमएफ का उपयोग करके हम लोग जो जनरेटर पर जो कम्यूटेशन का इफेक्ट हो रहा है उस इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं या तो समाप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ईएमएफ कम्यूटेशन मेथड क्या होती है। इस विधि में कम्यूटेशन के समय उत्पन्न वोल्टेज को समाप्त या कम करने के लिए उसके विपरीत में क्या किया जाता है, एक वोल्टेज को उत्पन्न कर दिया जाता है। और ये जो हम लोग वोल्टेज उत्पन्न कर रहे हैं वो किस माध्यम से करते हैं, इंटरपोल के माध्यम से। उसको हम लोग कम्यूटेटिंग पोल भी कहते हैं या तो उसको एक्सिलरी पोल भी कहते हैं। तो ये माध्यम करके, ये इंटरपोल हो गया, कम्यूटेटिंग पोल हो गया, या एक्सिलरी पोल हो गया, ये सब के माध्यम को अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ईएमएफ का जो कम्यूटेशन जो है उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इंटरपोल क्या होता है। तो जैसे कि एक जनरेटर हो गया, जनरेटर का क्या हो गया, ये आर्मेचर हो गया। अब ये इसका क्या हो गया, मेन पोल हो गया, है ना। इस तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, मेन पोल होगा। तो दो मेन पोल के बीच में एक छोटा सा पोल बना दिया जाता है। इस पे एक मोटे वायर का कम टर्न्स का वाइंडिंग कर दिया जाता है। तो इंटरपोल क्या होता है, दो मेन जो पोल रहता है उसके, दो मेन पोल जो होता है उस दो मेन पोलों के बीच में एक मोटी वायर की, है ना, कम टर्न्स की एक वाइंडिंग कर दिया जाता है। उसी को क्या बोला जाता है, इंटरपोल कहा जाता है, जो क्या रहता है, मेन पोल की अपेक्षा छोटी रहती है। तो चलिए देखते हैं इंटरपोल। दो मेन पोल के बीच में बॉडी के साथ कसा हुआ एक छोटा सा पोल होता है, जिसे, हाँ, जिसका जो वाइंडिंग रहता है मोटा वायर का और कम टर्न्स का रहता है, तथा इसका जो कनेक्शन रहता है आर्मेचर के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है। अब ये जो इंटरपोल है इसका एडवांटेज देखते हैं कि इंटरपोल का क्या लाभ है। तो इसका एडवांटेज यही होता है, फर्स्ट एडवांटेज है इसका, फर्स्ट इससे क्या लाभ हमको मिलता है। तो ये क्या होता है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज को समाप्त करता है। समझ में आ गया, ये रिएक्टेंस वोल्टेज को क्या करेगा, समाप्त करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है मशीन की क्षमता को यह लगभग 20 से 30% तक बढ़ा देता है। थर्ड पॉइंट में कहता है कम्यूटेटर और ब्रूस का जो साइज होता है उसको भी ये
कम्यूटेटर और ब्रूस का जो लाइफ होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। चौथा क्या हो जाएगा, आर्मेचर जो रिएक्शन होता है उस प्रभाव को भी यह क्या करता है, कुछ हद तक समाप्त कर सकता है। समझ में आ गया एडवांटेज ऑफ इंटरपोल। तो चलिए फिगर में हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये दो मेन पोल हो गया, ठीक है, ये दोनों मेन पोल है। दो मेन पोल के बीच में हम लोग एक छोटा छोटा पोल बना दिए हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पोल कहते हैं। दो मेन पोल के बीच में एक छोटा सा जो पोल रहता है उसी को इंटर पोल कहा जाता है। अब इंटर पोल के बारे में मैंने पहले बताया कि इंटर पोल मोटे वायर और कम टर्न्स की रहती है। इसका जो कनेक्शन रहता है आर्मेचर के साथ सीरीज में किया हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दो मेन पोल है, दो मेन पोल के बीच में एक छोटा सा पोल डाल दिया गया है ना। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर पोल कहते हैं। तो याद रखिएगा, दो मेन पोलों के बीच में एक छोटी नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग कर दी जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटर पोल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, यानी कि जो कम्यूटेशन इफेक्ट है उसको हम लोग पहला हम लोग देख रहे हैं कि ईएमएफ उत्पन्न करके समाप्त किए। दूसरा क्या हो जाएगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग करके। तो यह भी क्या हो गया, एक ईएमएफ उत्पन्न करने की तरह ही, मतलब वह जो विधि होता है उस विधि के तरह ही यह भी विधि होता है। इसमें क्या होता है, यह वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न्स, है ना, जिस तरह से हम लोग इंटर पोल में मोटा तार और कम टर्न्स का वाइंडिंग किए, उसी तरह से यह वाइंडिंग में भी क्या होता है, मोटे तार और कम टर्न्स का वाइंडिंग किया जाता है। इसका जो कनेक्शन रहता है आर्मेचर के सीरीज में होती है, मगर इसको आर्मेचर के ऊपर उसके पोल फेस पर क्या कर देते हैं हम लोग, फिट कर देते हैं। यह भी आर्मेचर रिएक्टेंस को और जो कम्यूटेशन होता है उसको, उसका जो प्रभाव होता है उसको कुछ हद तक समाप्त कर देता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कम्यूटेशन इफेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला विधि तो हम लोग देख लिए, कम्यूटेशन को कम करने का ईएमएफ इंड्यूस मेथड, है ना, ईएमएफ इंड्यूस करके कम करते हैं। दूसरा विधि हम लोग देखे थे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड, यानी कि इस विधि में हम लोग रेजिस्टेंस डाल के भी क्या कर सकते हैं, जो कम्यूटेशन का प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। तो इस विधि में हम लोग देखते हैं, इस विधि में अधिक प्रतिरोध वाले ब्रूस प्रयोग में लाया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं हम लोग, हाई रेजिस्टेंस वाला कार्बन ब्रूस का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड कहा जाता है। यानी कि इस विधि में हम लोग रेजिस्टेंस का यूज करके क्या करेंगे, कम्यूटेशन के प्रभाव को कम करेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रूसों की प्रतिरोध अधिक होने के कारण शॉर्ट सर्किटेड कॉइल में करंट क्या होता है, धीरे धीरे परिवर्तित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसमें चिंगारी घट जाती है ना। हाई रेजिस्टेंस का हम लोग यूज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस हाई होने के कारण जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो एक नोट्स नीचे दिया गया है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो कॉपर का जो ब्रूस रहता है उसकी अपेक्षा जो कार्बन का जो ब्रूस हम लोग यूज करते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है 4000 गुना अधिक होता है। तो याद रखिएगा इस बात को कि कॉपर का जो ब्रूस बना होता है उसकी अपेक्षा जो हम लोग कार्बन का ब्रूस यूज करते हैं उसका प्रतिरोध क्या होता है, 4000 गुना अधिक होता है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर, है ना, जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज पर जो बदलाव का दर होता है, ये बदलाव का दर कहाँ पे होगा, नो लोड वोल्टेज, यानी कि जनरेटर को बिना लोड पर और फुल लोड वोल्टेज पर,
है ना। तो जनरेटर जब हम लोग चला रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या रहता है, जनरेटर में किसी तरह का कोई लोड नहीं रहता है। फिर हम लोग जब इसको स्टार्ट करने के बाद इस पर हम लोग लोड ऐड कर देते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो गया, जनरेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज पर जो बदलाव होगा, यानी कि बिना लोड से फुल लोड तक के बीच में जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग। लेकिन इसमें स्पीड को क्या हम लोग मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिया जाता है। हम लोग जान रहे हैं कि लोड पर किसी जनरेटर को चलाएंगे या तो बिना लोड का चलाएंगे, तो लोड और बिना लोड पे चलाने से क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जनरेटर का स्पीड क्या होगा, कम और ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग इसमें क्या मान लेंगे कि जनरेटर में जो भी स्पीड है उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। समझ में आ रहा है। अब ये जो वोल्टेज रेगुलेशन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज माइनस क्या हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज बटा में क्या हो जाएगा, फुल लोड वोल्टेज इंटू 100%। तो शॉर्ट में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इजकल टू N0 यानी कि नो लोड वोल्टेज माइनस VL यानी कि लोड वोल्टेज बटा में क्या हो जाएगा, VL लोड वोल्टेज इंटू 100%। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का। तो चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे हमारा टॉपिक है बैक टॉर्क। तो बैक टॉर्क का मतलब क्या हो गया, पहले टॉर्क का मतलब समझते हैं। टॉर्क का मतलब क्या होता है, घुमाव बल। मतलब किसी एक्सिस, ये एक एक्सिस हो गया, किसी एक्सिस के चारों तरफ, है ना, किसी एक्सिस के चारों तरफ जो लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं, है ना। तो टॉर्क यानी कि अगर सही दिशा में वो घूम रहा है, जो उसका जो एक डायरेक्शन तय किया गया है उस दिशा में अगर वो घूम रहा है तो क्या हो गया, उसका टॉर्क हो गया। तो जैसे पंखा वगैरह चलता है तो पंखा क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशा में चलती है। तो उसका सही डायरेक्शन क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज वो चल रही है तो क्या होगा, उससे हमको हवा मिलेगा, है ना। यानी कि जो फैन है वो अपना निश्चित दिशा पे चल रही है ना। जैसे हम लोग मान के चलते हैं, किसी बैल या बकरी को हम लोग क्या कर देते हैं, एक खूंटे से बांध देते हैं। तो बांधने के बाद क्या करेगा, उसका जो जितना भी रस्सी होगा, ठीक है, जिससे हम लोग उसको बांध दिए हैं, तो जितना दूरी क्या करेगा वो तय करेगा। यानी कि उसका रस्सी जो है जहाँ तक जाएगा उसी के चारों तरफ क्या करेगा, वो गाय है या बैल है क्या करेगा, जो घास वगैरह है उसको खाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका जो भी रेडियस बन रहा है, और ये जो बैल या बकरी जो भी घूम रहा है तो उसमें जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर हो जाएगा, फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। अब ये एक सही दिशा में घूम रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क। लेकिन यही अगर क्या करे, विपरीत दिशा में घूमने लगे, तो विपरीत दिशा में घूमने लगेगा तो कौन सा टॉर्क कहलाएगा, बैक टॉर्क कहलाएगा। यानी कि बैक टॉर्क को आप लोग इस तरह समझिए, बैक टॉर्क का मतलब क्या होता है, बैक टॉर्क यानी कि टॉर्क से एक तरह का घुमाव बल उत्पन्न हुआ, और बैक टॉर्क यानी कि बैक टॉर्क जो होता है, जिस चीज़ से क्या हो रहा है, जो टॉर्क उत्पन्न हो रहा है, जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, उसी का वो क्या करता है, उसका विरोध करता है ना। मतलब जिस चीज़ से वो बना, यानी कि यहाँ पर जो टॉर्क किस पे, जो बैक टॉर्क किससे बना है, टॉर्क से उत्पन्न हुआ। पहले टॉर्क आया, उसके बाद क्या मिला हमको, बैक टॉर्क। तो ये क्या करता है, ये टॉर्क के माध्यम से ये बैक टॉर्क उत्पन्न हुआ, और ये टॉर्क का ही क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है, ठीक है। इस बैक टॉर्क का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टॉर्क कहते हैं। यानी कि बैक टॉर्क का मतलब जिस चीज़ से ये, जिस माध्यम से वो उत्पन्न होगा उसी का वो विरोध करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यह एक प्रकार की मैग्नेटिक ड्रग होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उत्पन्न होता है। जब आर्मेचर कंडक्टर में करंट बहती है और वह मेन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होता है, उस समय उस पर एक बल काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो बल है, यानी कि जो लेंज के नियम के अनुसार
जो कि क्या करता है कि जो उससे वो बन रहा है, जिससे वो उत्पन्न कर रहा है, उसी का क्या करता है, वो विरोध करता है। अर्थात आर्मेचर के घूमने का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। इस प्रकार से एक टॉर्क, है ना, इस प्रकार से एक टॉर्क आर्मेचर को घुमाने का काम करती है, तो दूसरा टॉर्क क्या करती है, उसको जो घुमाने का जो काम कर रही है ना, मतलब एक टॉर्क क्या करेगा, उसको सही दिशा में घुमाने का प्रयास करेगा, एक दूसरा क्या करेगा, उसको विपरीत दिशा में ढकेलेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस क्रिया को बैक टॉर्क कहते हैं, या आर्मेचर करंट, यानी कि यह क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट के समानुपाती होती है। इसको याद रखिएगा। बैक टॉर्क के कारण क्या होता है, जो प्राइम मूवर है ना, जो प्राइम मूवर की जो पावर रहती है और आर्मेचर में उत्पन्न जो बैक टॉर्क जो होती है, उससे क्या होती है, हमेशा ज़्यादा रखनी पड़ती है। यानी कि बैक टॉर्क के कारण जो प्राइम मूवर में जो पावर डेवलप होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर में जो उत्पन्न बैक टॉर्क है उससे हमेशा क्या करेंगे, ज़्यादा रखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि बैक टॉर्क क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक है पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे जो जनरेटर है उसको एक साथ, है ना, एक ही स्थान पर एक साथ जोड़कर चलाना, उसी को क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो चलिए इसको देखते हैं। एक से अधिक जनरेटर को आपस में पैरेलल में जोड़कर चलाना ही क्या कहलाता है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर कहलाता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए निम्नलिखित लाभ होते हैं। ये जो पैरेलल ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं उससे हमको क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। तो पहला लाभ क्या है, यदि एक जनरेटर खराब हो जाए तो क्या, या उसको हम लोग क्या करते हैं, देखभाल के लिए बंद कर दे, तो दूसरा जनरेटर क्या होगा, उसकी जगह में हम लोग उस जनरेटर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं, है ना। अगला क्या है, लोड की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पैरेलल ऑपरेशन के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोड का जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लोड के अनुसार जनरेटर को हम कम या अधिक संख्या में चलाया जा सकता है। यानी कि लोड जिस तरह से रहेगा, लोड कम है तो कम जनरेटर को चलाएंगे, अगर लोड ज़्यादा है तो ज़्यादा जनरेटर को चलाएंगे। तो इस तरह से लोड के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेटर को कम या अधिक संख्या में चला सकते हैं। अब ये जो पैरेलल ऑपरेशन है उसका क्या हानियाँ हैं, है ना। तो पहला हानि है, जनरेटर की वोल्टेज एक समान होनी चाहिए। यानी कि जो भी जनरेटर हम लोग चला रहे हैं तो दोनों जनरेटर का, या जितना भी जनरेटर यूज कर रहे हैं, सारा जनरेटर का जो वोल्टेज होता है उसको एक समान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जोड़ते समय उसकी पोलैरिटी, यानी कि जो जनरेटर को हम लोग जोड़ रहे हैं तो उसका जो पोलैरिटी होगा, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, उसका खास ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों जनरेटर का जो कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, दोनों जनरेटर का जो विशेषता होगा, उसको हमेशा एक जैसा रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का जब हम लोग 8वां सीरीज़ देख रहे थे, यह सीरीज आज यहीं पे समाप्त होता है। अब डीसी जनरेटर का जो अगला भाग है, जो नवा सीरीज होगा, है ना, सीरीज नंबर 9 जो होगा, उसको आप लोग देखने के लिए, अगर आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है नित्य टेक, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसका जो अगला भाग है वो सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद।